नमस्ते। आज मेरे साथ आशुतोष जी हैं। मैंने आशुतोष जी से कहा था क्योंकि इधर आशुतोष जी ने बहुत अध्ययन किया है, खास करके हिंदू महासभा, आरएसएस और भारत का जब विभाजन हुआ उस समय इनका रोल, आज की तारीख में इनका रोल। आशुतोष जी और इस पे किताब भी लिखे हैं, इस पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है। आशुतोष जी, जरा आज समझने की दृष्टि से हिंदू महासभा के बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक हिंदू महासभा जिसको मदन मोहन मालवीय जी जिसकी स्थापना करते हैं, वैसे तो उससे पहले पंजाब में कुछ कुछ था, लेकिन जो ऑफिशियली 1915 में उसकी स्थापना करते हैं कुंभ मेले हरिद्वार में। और उस एक एक समय ऐसा भी था कि जहां पे गांधी जी भी उपस्थित रहते हैं किसी किसी उसमें। इसको क्या हो गया कि फिर ये आके सावरकर इसमें इसके सर्वे सर्वा होते हैं, और ये एक एक अजीब सा संगठन बन गया जो मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला के जिसने सरकार चलाई। मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और फिर ये सावरकर, ये सफर कहाँ था और कहाँ ये चेंज होने लगा, इसका इसका गुण कहाँ चेंज होने लगा? एक चीज जो जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि दरअसल आजादी की लड़ाई में तीन या कह सकते चार ऐसी धाराएं थी जो परस्पर एक दूसरे को काटती भी थी और परस्पर एक दूसरे से जुदा भी थी। उनमें से एक हिंदुत्ववादी धारा थी और उस हिंदुत्ववादी धारा को अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वो तिलक से भी जाके जुड़ती है और वो अपने आप को विवेकानंद से भी इंस्पायर्ड महसूस करती है। महर्षि अरविंदो भी एक तरीके से उनको इंस्पायर करते हैं। लेकिन जब ये धारा सावरकर पे आती है तो इसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाता है। सावरकर के पहले जो लाला लाजपत राय थे या फिर मदन मोहन मालवीय थे, ये भी दरअसल हिंदुत्ववाद की धारा को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे और वे बड़ी मुखरता के साथ उसको रखते थे। और ये भी दिलचस्प बात यह कि एक जमाने में ये कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे और हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। और दोनों की जो सभाएं होती थी आसपास ही हुआ हुआ करती थी, रैलियां भी आसपास भी हुआ करती, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जहां तक मदन मोहन मालवीय का प्रश्न है, आप बहुत कुछ खंगाल डालिए लेकिन वो मुसलमानों के प्रति उनके मन में उस तरीके से नफरत कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। और लाला लाजपत राय के यहाँ भी उस तरीके से वो नफरत मुसलमानों के प्रति दिखाई नहीं पड़ती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तिलक में भी आप पाएंगे कि वो हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं कि जो हिंदू धर्म है वही दुनिया में जो है अब रोशनी दिखाएगा। स्वामी जो महर्षि अरविंदो हैं, वो तो साफ तौर पर क्षत्रियवाद की बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो एक तरीके से मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन वहां भी मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाई नहीं पड़ती है। 23 में जब उनकी हिंदुत्व की किताब सामने आती है, उसके बाद से जिस तरीके से हिंदू महासभा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, उसमें विशुद्ध साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत नजर आती है और वो हिंसा आधारित राजनीति की बात करती है। और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी प्रतिपादित करती है कि अगर कोई शख्स हमारी आंदोलन या हिंदुत्व के रास्ते में अगर सामने आ रहा है तो उसको हमें हटा देना चाहिए या उसको हटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। और उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका, कंट्रोवर्शियल भूमिका थी, वो जनवरी 1948 को उस वक्त, और जिन सरदार पटेल को ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 27 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी लिखकर बताया था। और तब वो दरअसल बापू की हत्या की जांच करवा रहे थे और वो कहते हैं, मैं बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पड़ताल की प्रगति के लगभग दैनिक संपर्क में रहता हूं। इन बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, लेकिन सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा, इसे आगे बढ़ाया और अंतिम परिणाम तक पहुंचाया। यह भी दिखाई देता है कि यह षड्यंत्र 10 आदमियों तक सीमित था, जिनमें से 2 को छोड़कर सब पकड़ लिए गए हैं। यानी महात्मा गांधी की हत्या में जो हिंदू महासभा की भूमिका थी या उससे जुड़े हुए लोग थे, उस पर सरदार पटेल को कहीं किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो आरएसएस को पूरी तरीके से माफ करते हैं कि हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं। हालांकि वो आगे चल के ये भी कहते हैं कि दरअसल जिस तरीके से हिंसा का माहौल इन लोगों ने बनाया, उस और जिस तरीके से जहर इन लोगों ने किया, उसका एक असर था जो महात्मा गांधी की हत्या में के लिए उसकी समझ बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन सरदार पटेल, और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि
जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, जो दरअसल हिंदू महासभा से आते हैं और उनकी सरकार में वो उद्योग मंत्री भी होते हैं। तो चूंकि आजादी की लड़ाई और खासतौर पर 1947 के विभाजन के बाद से हिंदू महासभा का जो पूरा पूरा चरित्र था, उस पर बड़ी तीखी टिप्पणियां नेहरू ने की हैं और इस बात के या जो मारकाट मची उसमें इनकी कहीं ना कहीं भूमिका बड़ी संदिग्ध थी। और मैं आपको बता दूं 4 फरवरी 1948 को खुद नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये उनसे कहा कि अब समय आ गया है जब आप सांप्रदायिक संगठनों, जिसमें हिंदू महासभा भी शामिल है, के खिलाफ आवाज उठाएं और किसी भी सूरत में हिंदू महासभा के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दें। आपका इस तरह का कोई भी फैसला पार्टी में और मैं समझता हूं पूरे देश में बहुत सराहा जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल नेहरू वो हिंदू महासभा या हिंदुत्ववाद के खिलाफ थे, दरअसल वो इस बात को नहीं समझते कि नेहरू खुद जो है वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखते समय कहते हैं कि मुस्लिम नेशनल गार्ड और खाकसार जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सिर्फ न केवल वो हिंदू सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से परेशान थे, बल्कि मुस्लिम सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से भी परेशान थे। जहां एक तरफ वो हिंदू महासभा जैसे संगठनों प्रतिबंध की बात कर रहे थे, वहीं वो मुस्लिम संगठनों के बारे की भी सांप्रदायिकता से परेशान थे और उस पर भी प्रतिबंध की बात कर रहे थे। यहाँ ये संदर्भ सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्सर हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग ये प्रचार करते हैं कि नेहरू तो हिंदुत्व के विरोधी थे, वो मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते थे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री जो कुर्सी में बैठा हो वो सरदार पटेल से बात कर रहा हो और कह रहा हो कि मुस्लिम नेशनल गार्ड और खाकसार को प्रतिबंध कर दिया जाए, खाकसार पिछले कुछ समय से अंडरग्राउंड हो गए हैं और वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये शरारती तत्व भविष्य में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। यही हाल मुस्लिम नेशनल गार्ड का है। यह भी अभी आक्रामक नहीं, लेकिन शरारत की संभावनाएं तो है ही। निजी सेनाओं के खिलाफ लिए गए हमारे फैसलों के तहत हम इन संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप उचित समझे तो हम इस मामले को कैबिनेट की अगली बैठक में विचार के लिए ला सकते हैं। तो ये संदर्भ मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि जो नेहरू पर जो आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं और आप मुसलमानों के पास साथ खड़े होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जहां एक तरफ वो हिंदू महासभा का विरोध करते हैं, गांधी की हत्या के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, वहीं दूसरी तरफ वो जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जी, मैं आशुतोष जी एक दो चीजें इसलिए जरा समझना चाहूंगा कि मदन मोहन मालवीय जो थे वो बेसिकली क्रिएटर आदमी थे। उन्होंने बीएचयू, भारत स्काउट्स, लीडर पेपर और मुझे एक जानकारी नहीं थी, जब मुझे बाद में पता लगा वो हिंदुस्तान टाइम्स के बहुत लंबे समय तक चेयरमैन रहे। इनफैक्ट अपनी मृत्यु तक वो हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन रहे। हिंदुस्तान को निकालने में उनका एक प्रमुख योगदान था। लेकिन क्या 1940 ये जो 1930 के बाद अब सावरकर जी आ गए और उसमें उनका प्रभुत्व कायम हो गया, तो क्या तब भी एक्टिव थे ये मालवीय जी? ये कहीं ये रेफरेंस मिलता है क्योंकि लाजपत राय तो 1928 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये 1940। जी जी, देखिए जब मैंने रिसर्च किया तो लाजपत राय जी की मृत्यु तो पहले भी हो चुकी थी। और देखिए हाँ, हमको ये बात समझना पड़ेगा हिंदू महासभा का गठन क्यों हुआ था। हिंदू महासभा का गठन दरअसल जो 1905 में जिस तरीके से बांग्लादेश के बंगाल के बंटवारे की बात हुई थी और वहां पे जो ढाका के नवाब और कुछ और लोगों ने मिलकर जिस तरीके से एक मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, उसके प्रतिरोध के या उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा को खड़ा किया गया था कि एक तरफ वो हिंदुओं की आवाज बुलंद करेंगे तो मुसलमानों की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है, लाला लाजपत राय एक समय में कहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है वो कई हिस्सों में बांट देना चाहिए, जो मुस्लिम तबके हैं उनको अलग कर देना चाहिए, और ये इस तरीके की बातें वो करते हैं। यानी जो 1947 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर आके कहते हैं कि भाई क्यों पाकिस्तान बनना जरूरी था या क्यों पाकिस्तान बनना जरूरी है, उस बात को बहुत पहले से लाला लाजपत राय भी समझ रहे थे। लेकिन जो मैंने कहा कि दरअसल 1938 में जब सावरकर निकलते हैं, रत्नागिरी से निकलते हैं और उनके ऊपर जो अंग्रेजों का प्रतिबंध था कि आप राजनीतिक मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप एक तरीके से नजरबंद है अभी भी, तो 1938 में उनके ऊपर से प्रतिबंध हट जाता है। और जब 1938 में उनसे प्रतिबंध हटता है तो वो सीधे हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, वो हिंदू हितों के बारे में बात करने लगते हैं। और सबसे पहले जो टू नेशन थियरी की बात थी वो दरअसल वो सावरकर ने की थी। और जो 1940 में जाके लाहौर के अधिवेशन में आप देखते हैं कि जिन्ना टू नेशन थियरी की बात करते हैं। लेकिन जो मदन मोहन मालवीय हैं वो कहीं आपको टू नेशन की थियरी की बात करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो बेसिकली एक तरीके के शिक्षाविद थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उन्होंने निर्माण किया
उसकी उसकी नींव रखी उन्होंने और एक बहुत अच्छा संस्थान एक तरीके से क्रिएट हुआ। उनको पढ़ते समय मुझे ये नहीं लगता कि दरअसल उनके मन में मुसलमानों के प्रति किसी तरीके की कोई हिंसा थी या वो टू नेशन थियरी की बात करते हैं। ऐसा कम से कम मेरी नजर में नहीं आया, हो सकता है कहीं कोई और इतिहासकार की नजर में आया तो बात अलग है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज की तारीख में जो लोग दरअसल स्वामी स्वामी विवेकानंद, दयानंद और अरविंदो से प्रेरणा लेने की बात करते, तिलक से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, इनके लिटरेचर में आपको कहीं भी मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाई नहीं पड़ती। दरअसल मैं कलकत्ता में एक डिबेट में था तो वहां पे जो हिंदुत्ववादियों ने उसको सीधे विवेकानंद से प्रेरणा की बात कर ली। तो मैंने मंच से पूछा, मैंने कहा भाई एक उदाहरण दे दीजिए जहां विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने या फिर महर्षि अरविंदो ने मुसलमानों के खिलाफ एक टिप्पणी की, एक टिप्पणी बता दीजिए। जहां वो हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद तो ये भी कहते हैं कि भाई कि हिंदू मानस और मुस्लिम बॉडी, तो आप इस स्तर की बात वो कर रहे थे। तो मुझे कम से कम जो मालवीय जी में वो दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, वो हिंदू हितों की बात करते थे, वो हिंदूवादी नेता थे और वो हिंदुत्व के प्रति उनका एक सुझाव था। लेकिन जो नफरत वाली पीढ़ी आ जाती है फिर उसके बाद जो मुसलमानों के खिलाफ पूरे षड्यंत्र की बात होती है, वो बहुत मुझे लगता है कि वो सावरकर के आने के बाद से होती है। और ये वो वक्त ही था जब आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 1940 में आरएसएस के हेडगेवार की डेथ हो जाती है और गोलवलकर बन जाते हैं। तो गोलवलकर के आने के बाद से संघ में गुणात्मक परिवर्तन होता है, विचारधारा के स्तर पर भी होता है और नफरत के स्तर पर भी होता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि सावरकर कहीं ज्यादा व्यवहारिक थे। तो हिंदू महासभा को मुस्लिम लीग के साथ या जो पाकिस्तान समर्थक लोग थे जो पाकिस्तान बनाने की बात करते थे, उनके साथ सरकार बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और नॉर्थ में और ईस्ट में दोनों जगह वो सरकार में शामिल थे और यहां तक शामिल थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में जो सरकार बनी थी, उस सरकार में फजलुल हक वाली जो सरकार थी उसमें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और साथ ही साथ आप देखिए कि ये वही शख्स थे दरअसल जिन्होंने 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था और उनकी सरकार में उनके साथ मिलकर सरकार बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक अद्भुत इत्तेफाक है। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट पर देश में उबाल था, लोग कुर्बानियां दे रहे थे, जेलों में जा रहे थे, पिट रहे थे, और उस वक्त जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हिंदू महासभा के नुमाइंदे के तौर पर अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे थे और वो इस बात को कह रहे थे कि हमें इस आंदोलन को किसी तरीके से कुचल देना। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा देशद्रोही बात कोई हो सकती है? और लेकिन ये हिंदू महासभा की भूमिका थी। सावरकर जो है वो अलग अलग इलाकों में घूमकर जो है वो अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती होने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे। और आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों को उन्होंने भर्ती कराया था। तो जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उससे आजादी की कश्मकश में जुटा हुआ था, उस वक्त हिंदू महासभा जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की बात कर रही थी और साथ ही साथ अंग्रेजों को मजबूत करने के लिए उनकी सेना में भर्ती की बात कर रही थी। अब ये लोग आज की तारीख में अपने आप को देशभक्त बताते हैं और बाकी लोग जो उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आप देशद्रोही और गद्दार बताते हैं। तो ये अजीब तरीके का द्वैत है इस पूरे मामले में। नहीं, और आशुतोष जी मुझे एक चीज और लगती है, हालांकि मैं एक इससे इंपॉर्टेंट चीज आपसे अगली बार पूछूंगा, मैं अपना इंप्रेशन बता दूं। ये जो जिस समय मदन मालवीय हुए, लाला लाजपत राय हुए, तिलक हुए, तब तक कम्युनिज्म नहीं आया था और भारत का एक बड़ा आजादी का आंदोलन कम्युनिज्म से प्रभावित होकर जेपी तो जब आए तो कम्युनिस्ट आए थे, फिर वो समाजवाद की तरफ गए। तो ये भी शायद एक चेंज आया था कि उस समय इन लोगों को ये हिंदू हितों की ही बात करना आता था। उस समय तो कम्युनिज्म नहीं था कि भाई हम सेकुलर और इस तरह की बातें नहीं होती थी। लेकिन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे लोग दम भरते हैं अखंड भारत वो चाहे हिंदू महासभा से आए यार, लेकिन जितनी प्रिंसली स्टेट थी उनसे पैसा लेते थे, उनका समर्थन किया बार बार, और भारत की आजादी के बाद वो अपना अपना अलग देश बनाए। ये लिखित में कई जगह है इसका वो मिलता है। तो ये कौन से अखंड भारत के लोग हैं भाई? मैं जरा इस पे भी चाहूंगा। एक तरफ तो आप चाहते हैं सब राजा लोग अपना अपना खुद मुख्तार हो जाए, देश का ही मालूम नहीं 565 राजा और हो जाए। ये इस पे देखिए मुझे लगता है मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी रिसर्च हमारे इस देश के अंदर करनी चाहिए कि आखिर जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और
1920 के दशक को अगर आप ले लें, तो 1920 के दशक में ऐसा क्या हो रहा था हमारे हमारे भारतीय समाज में कि जिसकी वजह से एक तरफ महात्मा गांधी एक मास लीडर बन के उभरते हैं, वह असहयोग आंदोलन करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यही वो वक्त है जब हिंदुस्तान के अंदर सशस्त्र क्रांति की बात करने वाले लोग वो बड़ी अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाते हैं उसमें, जिसमें चंद्रशेखर है, जिसमें भगत सिंह है, सुखदेव, राजगुरु हैं, उसमें आपके शिव वर्मा हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इन सब लोगों की उम्र करीब 24-25 साल की, जितने क्रांतिकारी थे 24-25 साल की इनकी उम्र थी, और ये सब लोग कहीं ना कहीं लेफ्ट से प्रभावित थे और सोशलिस्ट मूवमेंट से प्रभावित थे, लेकिन ज्यादातर लेफ्ट से प्रभावित थे। भगत सिंह को तो लोगों ने देखा किस तरीके से वो लेनिन की भी बात करते थे, वो और क्रांति की बात करते, तो सशस्त्र क्रांति की बात करते थे। और वो बड़ा फेमस उनका है कि जो बंदूक के खिलाफ जो उन्होंने एक, मुझे याद है जब गांधी और उनके बीच में एक गन को लेकर जो बातचीत थी, द फिलॉसफी ऑफ गन, क्या मेरे दिमाग से उतर रहा, वो पूरी डिबेट थी कि एक तरफ गांधी अहिंसा की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी हिंसा की बात कर रहे थे, और इसी बीच आप 1925 में देखिए कि जहां आरएसएस का गठन होता है वहां सीपीआई का भी गठन होता है। और तो ये मान सकते हैं कि 1917 में जिस तरीके से सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, तो उसकी वजह से भारत के एक बड़े तबके के अंदर ये प्रेरणा आई कि वो जो है वो उसी तरीके की क्रांति भारत के अंदर भी संभव हो सकती है अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि वो क्रांति बड़ी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि 30 तक आते आते उसके ज्यादातर लोगों को या तो जेल के अंदर हो गए या उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। 30-31 तक आते आते आंदोलन पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है, अंडरग्राउंड मूवमेंट जो होता है। तो एक तरफ लेफ्ट लेकिन, और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी, और तीसरी तरफ जेपी जैसे समाजवादी लोग भी उसमें होते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखिए इसको, तो जिस सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुत्ववादियों ने काम किया है वो अद्भुत दिखाई पड़ता। वो अपनी विचारधारा में परिष्कार भी करते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी तैयार करते हैं, जिसकी कमी आपको लाला लाजपत राय में भी दिखाई पड़ती है, जिसकी कमी आपको मदन मोहन मालवीय में भी दिखाई पड़ती है। ये उनके पास वो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं था। 1923 में जो हिंदुत्व की किताब आती है सावरकर की, वो दरअसल एक तरीके से हिंदुत्ववादियों के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का काम करता है, जो 1948 में 1848 में जो मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किया था। तो हिंदुत्व की वो किताब, फिर उसका परिष्कार करते हैं, आप गोलवलकर की किताब देखते हैं जो दरअसल वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन कर देते हैं। तो जरूर 1920 के दौर में कुछ ऐसा हो रहा था, और लेकिन कामयाबी हिंदुत्ववादियों की ये थी कि वो लगातार लोगों के बीच में इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मुद्दों पर डटे हुए थे। और नेहरू बार बार इस ओर इशारा कर रहे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लगातार उनका संपर्क था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनकी कैबिनेट में थे, उनको लगातार उस बारे में बातचीत कर रहे थे। और एक अद्भुत चीज मैंने देखी है कि हिंदू महासभा इस हद तक चली जाती है जहां वो गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद इनको एलिमिनेट करने तक की बात करती है। आप देखिए इस हद तक, और जिन भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मई जून 1900 एक चिट्ठी जो 28 जनवरी 1948 को नेहरू ने पटेल को चिट्ठी लिखी थी, और उसके बाद नेहरू ने दरअसल आगे चल के क्या कहते हैं मुखर्जी को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें वो कहते हैं कि पिछले कुछ समय से हिंदू महासभा की गतिविधियों से मैं बेहद दुखी हूं। इस समय यह न सिर्फ भारत सरकार और कांग्रेस के लिए मुख्य विपक्ष है, बल्कि यह एक ऐसा संगठन जो लगातार हिंसा को भड़का रहा है। ये नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिख रहे हैं, जो हिंदू महासभा के हैं। आरएसएस ने तो इससे भी बुरी तरीके से काम किया है। फिर वो आगे लिखते हैं, हिंदू महासभा के मंच से बेहद अश्लील और असभ्य भाषा का प्रयोग, गांधी मुर्दाबाद उनके विशेष नारों में से एक है। हाल ही में हिंदू महासभा के एक प्रमुख नेता ने कहा, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद को फांसी पर टांगने के बारे में लक्ष्य साधा जाना चाहिए। ये नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हैं। और नेहरू वांग्मय में दरअसल संपादक की एक टिप्पणी है कि जो लोग ये कह रहे थे ना कि गांधी के खिलाफ अश्लील की बातें की जा रही हैं, वो लिखते हैं कि हिंदू महासभा ने पुणे और अहमदनगर और दिल्ली में निषेधाज्ञा का उल्लंघन का सभाएं आयोजित की, और इस तरीके के भाषण दिए गए जिनमें कहा गया महात्मा गांधी एक बाधा है और वह जितनी जल्दी मर जाए देश के लिए उतना ही अच्छा है। 15 अगस्त, तो ये जो भाषा है ना, ये गांधी के बिल्कुल उलट, गांधी के अहिंसा के खिलाफ बिल्कुल हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जो आप जो क्रांतिकारी संगठन थे, उनके कांग्रेस से मतभेद, गहरे मतभेद थे। लेकिन लेकिन नेहरू आगे बहुत जगह जाके लिखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से भगत सिंह की रिहाई के लिए कोशिश की। भगत सिंह जब जेल में थे, जब वहां पे भूख आंदोलन होता है, आमरण अनशन होता है, तब वो उनसे मिलने गए, बाहर निकल के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जानकारियां दी। तो वहां आप क्रांतिकारियों के आंदोलन में कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रति उनके मन में सम्मान था। लेकिन हिंदू महासभा और हिंदुत्ववादी जो ये प्रवृत्ति थी, ये न केवल विचारधारा के स्तर पर इनके मतभेद थे, बल्कि ये उनके खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल की भी बात करते हुए, ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, सबके डॉक्यूमेंट्स है। मैंने जैसे पढ़ के सुना दिया कि नेहरू जी मुखर्जी को पढ़ के दिखा रहे हैं, और हिंदू बांग्मय के संपादक की टिप्पणी भी मैंने आपको बताई कि गांधी को एलिमिनेट करने के बारे में बातचीत चल रही थी, सरदार पटेल तक को भी नहीं बख्शा जा रहा था उसमें। तो ये वो प्रवृत्ति थी जो अंत में जाके गांधी की हत्या से जाके जुड़ जाती है, और जिसमें उनका नाम आता है, जिसके बारे में सरदार पटेल ने नेहरू को बताया था। जी, मैं आशुतोष जी एक चीज और इसलिए क्योंकि उस पर भी एक कहीं ना कहीं उसको मुझे लगता है जाला साफ करना है। जैसे गांधी का आंदोलन तो पूरी तरह से अहिंसा ही उसका मूल मंत्र था। अगर आप अहिंसा कुछ भी कर रहे हैं, मन की अगर आपकी अहिंसा है, तब भी गांधी आपको अपने लायक नहीं मानते थे, आप कहते तो वो खुद हट जाते थे। लेकिन काकोरी, आईने का ट्रायल, रेड फोर्ट, भगत सिंह का ट्रायल, आसफ, ये सारे लोग जब जरूरत पड़ी, गांधी के उस कांग्रेस के सदस्य होने के बाद भी, चाहे यहाँ सीबी गुप्ता हो चाहे कोई हो, इन सब लोगों ने उस हिंसात्मक क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा लड़ा। तो मेरा कहना यह है कि एक स्टैंड तो था, लेकिन जब मुकदमे की बात आती थी तो ये लोग फिर कांग्रेस में रहते हुए भी उस धारा के अगेंस्ट जाके लड़ते थे। मैं इस पे जरा एक लोगों को सफाई, जैसे रेड फोर्ट पे जब आजाद हिंद फौज का मुकदमा चला तो उसमें कांग्रेस के सारे वकील थे, लेकिन ये लोग पूर्ण रूप से हिंसा के तो अगेंस्ट वाले लोग थे। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, देखिए, ये इसके बारे में नेहरू ने भी उनके बहुत सारे पत्र हैं और बहुत सारे चीजें उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखी हैं, और अपनी जो आत्मकथा उसमें भी उन्होंने इस बारे में बड़े बड़े पैमाने पर लिखा है। अगर आपको ध्यान होगा तो दरअसल जो सुभाष बोस को लेकर जो झगड़ा था, क्योंकि जब 1938 में जब सुभाष बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो सुभाष बोस और गांधी के बीच में क्या फर्क था? फर्क ये था कि सुभाष बोस कहीं ना कहीं वो हिंसा के इस्तेमाल में उनको कोई परहेज नहीं था, और वो कहीं ना कहीं उसको एक वामपंथ की तरफ ले जाना चाहते थे। और गांधी लगातार इस पूरे मसले पर जो है वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमारा जो पूरा आंदोलन है वो अहिंसा का आंदोलन है, और इस अहिंसा के आंदोलन को हम उस तरफ नहीं ले जा सकते जिस तरफ सुभाष बोस लेना चाहते हैं। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि सुभाष बोस पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ, गांधी की इच्छा के खिलाफ वो चुनाव जीते थे, और उसके बाद गांधी ने अपनी ही पार्टी के अंदर एक तरीके से सत्याग्रह किया, और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, सुभाष बोस से कहा कि भाई अगर आप अपने मन की वर्किंग कमेटी बनाना चाहते तो आप बनाइए उस बात को लेकर। तो जो झगड़ा दरअसल सुभाष बोस को लेकर था, उसकी नींव में था कि क्या हमें हिंसा का इस्तेमाल करना है या हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना। जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे या जो दूसरे लोग थे, उनको दरअसल हिंसा में यकीन था, लेकिन उनकी हिंसा आतंकवादियों वाली हिंसा नहीं थी, कि जो लोग अक्सर इस बात को जोड़ देते हैं। और इसको खुद एक तरीके से भगत सिंह बहुत आगे चल के स्पष्ट करते हैं, जहां वो इस बात का इशारा भी करते हैं। और इस बात, और आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, तो फांसी के फंदे पे चढ़ने के वक्त भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, और उस रेजोल्यूशन में जो है वो भगत सिंह की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। कहा गया था कि भगत सिंह क्या थे। नेहरू जो है 29 मार्च 1931 को वो जब रेजोल्यूशन को रखते हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर, तब वो कहते हैं कि भगत सिंह क्या था। देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। भगत सिंह क्या था? वह एक नौजवान लड़का था, उसके अंदर मुल्क के लिए आग भरी थी, वह शोला था। चंद महीनों के अंदर वह आग की एक चिंगारी बन गया, जो मुल्क में एक कोने से दूसरे कोने तक आग फैल गई। मुल्क में अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। वहां अंधेरी रात में एक रोशनी दिखाई देने लगी। हमारा यानी कांग्रेस का प्रोग्राम साफ है। हम कहते हैं कि शांति से हम काम करेंगे,
हम शांति कायम रखने की हर एक कोशिश करते हैं, चाहे कितनी कोशिश क्यों ना करें, हमारे रास्ते में अड़चनें लगाई जा रही। क्या भगत सिंह की फांसी से मुल्क में अशांति नहीं फैलेगी? हम भगत सिंह इत्यादि के तरीकों से अलहदा हैं। ये देखिए, भगत सिंह की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि इस देश के अंदर एक अंधेरे में एक रोशनी की चिराग थी और कितना बड़ा वो शख्स था। फिर दूसरी तरफ कहते हैं, उसी प्रस्ताव में नेहरू जी बोलते हैं, हम भगत सिंह इत्यादि के तरीकों से अलहदा हैं, लेकिन हम उनकी बहादुरी के सामने सिर झुकाते हैं। हम अजहद बहादुरी के सामने सिर झुकाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भगत सिंह के मुकदमे में कानूनी जातियां हुई हैं। उनका मामूली मुकदमा से ही मुकदमा करना चाहिए था। बात यह है कि मैदान में साफ लड़ने वाला था। जिस दिलेरी के साथ भगत सिंह मैदान में आया वो सब जानते हैं। साफ बात तो यह है कि वो दुश्मन के सामने खुले मैदान में आया। उसकी बहादुरी इसलिए और भी ज्यादा जान पड़ती है। आज हम देखते हैं भगत सिंह की तस्वीर घर घर में लगी हुई है। तो हम कहते हैं, हम साफ साफ कहते जाते हैं कि गोलीबारी से हम अपने मुल्क को आजाद नहीं करा सकते। उसके हक में भी बोलने वाले आएंगे और शायद कोई तरमीम भी पेश हो। मेरी आदत जो है वो छुपाने की नहीं है। मैं तो साफ साफ कहता हूं, गांधी जी की राह से ही हमें आजादी मिलेगी। तो ये जो नेहरू के दिमाग में, कांग्रेस पार्टी के दिमाग में कोई द्वंद्व नहीं था। जो बार बार हिंदुत्ववादी बार बार पेश करने की कोशिश करते हैं कि देखिए भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं, गांधी जी अगर भगत सिंह को बचाने की कोशिश करते तो गांधी के साथ तो ये नहीं होता। हकीकत यह कि भगत सिंह महात्मा गांधी कई बार वायसराय से जाके मिले और उनको समझाने की कोशिश की और ये कहते हुए कि भगत सिंह ने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया है हम उससे सहमत नहीं है। और ये जो है वो नेहरू के जो भाषण था, जो जिसमें वो भगत सिंह को लेकर प्रस्ताव रखते हैं 29 मार्च 1931 को, उसमें भी स्पष्ट है कि भगत सिंह को सलाम करते हैं, भगत सिंह की बहादुरी के कायल हैं, लेकिन साफ तौर पर कहते हैं भगत सिंह का जो रास्ता है वो कांग्रेस पार्टी का रास्ता नहीं, वो गांधी के रास्ते से बिल्कुल अलग रास्ता है। तो ये क्लैरिटी थी। लेकिन इसलिए इनकी जो हिंसा को लेके जो तरमीम थी, उसकी आप हिंदू महासभा से कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। आप एक शब्द आपको नेहरू में नहीं मिलेगा जहां वो हिंदू महासभा की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े। साफ साफ वो कहते हैं कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से ये समाज के अंदर विभाजन की पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये देश को तोड़ने वाली भाषा है। मैं आशुतोष जी, मैं चलते चलते एक और बात इसलिए कह दूं कि शायद देश में दो ऐसे नेता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, जिनके बारे में कहीं भी आज तक मैंने तो नहीं सुना। बाकी लोगों के बारे में लोगों को है कि, लेकिन इनके बारे में कभी भी किसी भी, चाहे नौजवान हो चाहे इधर को, जो इनको किसी ने कभी कुछ ये कहा। लेकिन इन दोनों लोगों के लिए, और अब कभी कभी ये लगता है ना कि उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस दोनों अलग अलग थी। वो एक आजादी के आंदोलन का वाहक थी। सिर्फ मैं इसलिए इस बात को यहाँ वो करूं, रेखांकित करके आपसे एक वो ले लूं कि ये भी याद रखना चाहिए कि जब भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद जब लाहौर अधिवेशन था, तो भगत सिंह के पिताजी उस अधिवेशन का पार्ट थे, वहां गए थे। और ये भी याद रखना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के सारे मुद्दों के बाद भी, उनकी बहुत ही असहमति के बाद कांग्रेस छोड़ दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए, विदेश चले गए। शरद चंद्र बोस इस भारत में 1946 में जब पहली कैबिनेट बनी, उसके पार्ट थे। वो तो बाद में मुस्लिम लीग की वजह से 5 लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, वो अलग है, लेकिन वो कांग्रेस के पार्ट लगातार उनके भाई रहे। मैं सिर्फ इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि इन दोनों लोगों के रास्ते अलग थे, लेकिन लार्जर जो एक मूवमेंट था, जो जिसको कांग्रेस एंकर कर रही थी, कहीं ना कहीं सब लोग उससे जुड़े भी हुए थे, उस धारा से। इस पे एक छोटा सा कमेंट करके वील क्लोज। आशुतोष, देखिए, शरद बोस का आपने जिक्र किया। शरद बोस दरअसल सुभाष बोस के बड़े भाई थे, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है। जी 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 और जी जी। और जब सुभाष बोस की एक बेटी थी जर्मनी के अंदर, अनिता पैर, तो अनिता पैर। इसमें एक बड़ी दिलचस्प कम्युनिकेशन सरदार पटेल और नेहरू के बीच में है, क्योंकि नेहरू की कैबिनेट ने उनकी बेटी के लिए पेंशन मुकर्रर करवाई थी और वो पेंशन उनको मिलती थी। और इस चिट्ठी में सरदार पटेल ने जो नेहरू को चिट्ठी लिखी 21 जुलाई 1948 को, उसमें देखिए बहुत स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि दरअसल शरद बोस की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो सुभाष बोस की बेटी को वो करें। तो ये इतने बड़े नेता थे कि सुभाष चंद्र बोस से इनके जबरदस्त डिफरेंसेस थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, लेकिन एक दूसरे के प्रति कितना अनुराग था, कितना सम्मान था कि वो लिखते हैं, मेरा सुझाव है कि 1 अक्टूबर 1948 के दिन जो भी रकम इस फंड में बाकी रहे, उससे सुभाष बोस की पुत्री की सहायता के लिए ट्रस्ट बना दिया जाए। इस संबंध में कुछ समय पूर्व हमने पत्र व्यवहार किया था। ऐसा नहीं लगता कि शरद बाबू उसके लिए कुछ करेंगे।
ये देखिए, ये पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखी है, जहां वो कन्विंस थे कि शरद बोस जो है वो सुभाष बोस की बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आपसी मतभेद थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। और ये दरअसल इसकी जो कमी हमें दिखाई पड़ती है ना, और अब चूंकि आपने जिक्र किया है, तो 1928 में आपको याद होगा कि मोतीलाल नेहरू ने जो चिट्ठी जो प्रस्ताव रखा था कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उसका सबसे मुखर विरोध उनके अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू ने किया, सबसे ज्यादा, कि ये इस तरीके की डेमोक्रेसी थी। और इसके अलावा एक जगह और मैंने कहीं इस बात को पढ़ा है कि गांधी जी और उनके बीच में जबरदस्त मतभेद हुआ करते थे, और एक 17 जनवरी 1928 को गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच मतभेद इतने व्यापक और तीव्र हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बीच समझौते की कोई जगह नहीं बची है। आप सोचिए, ये गांधी नेहरू को लिख रहे हैं, मैं तुमसे अपने उस दुख को भी नहीं छुपा सकता कि मैं तुम जैसा भरोसेमंद, तुम जैसा योग्य और ईमानदार साथी खो बैठूंगा, लेकिन महान उद्देश्य की सेवा में दोस्ती की कुर्बानी दी जा सकती है। मतलब यहां गांधी लगभग इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर मुझे नेहरू को भी छोड़ना पड़े तो मैं नेहरू को छोड़ूंगा। ये हमारे इस देश की राजनीति थी, ये मूल्य थे हमारे देश के, कि जिस गांधी ने नेहरू को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि हमारे तुम्हारे बीच में इतने जबरदस्त मतभेद हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं। लेकिन वही नेहरू गांधी के सबसे बड़े उत्तराधिकारी साबित हुए, और गांधी के मूल्यों को लागू करने के लिए इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के सबसे बड़े जो है वो व्यक्ति साबित हुए। दिक्कत क्या है कि आज की जो हमारी राजनीति हो गई है, उसमें कोई इस बात को समझ ही नहीं सकता कि एक बेटा अपने बाप के प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, एक शिष्य अपने गुरु का विरोध कर सकता है, और उसको इस बात का डर नहीं है। और यहां तक कि सुभाष बोस के सवाल पे भी 1938 में जो सुभाष बोस जो अपना एजेंडा लेकर आए थे, उसकी सबसे बल्कि वो था पूर्ण स्वराज का जो आंदोलन था, पूर्ण स्वराज का, आपको याद होगा, पूर्ण स्वराज को लेकर भी कितने मोतीलाल नेहरू गांधी एक तरफ थे, सुभाष बोस और ये जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अलग दिशा में थे। तो मतभेद थे। आज की पार्टी में आप संभव समझ सकते, क्या बीजेपी में समझ सकते, क्या कांग्रेस में समझ सकते, क्या सवाल ही नहीं उठता। तो इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां थी, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पुरखे इतने बड़े थे कि वो आपसी मतभेदों को पर्सन उस पर नहीं लेके आते थे। चलिए आशुतोष जी, मुझे लगता है कि हम लोग को ये वाला संवाद भी बीच बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि ये केवल लोगों को बताने के लिए अपनी ऊर्जा भी थोड़ी मिल जाती है, अपने को भी लगता है कि भाई यू गेट एनर्जी आउट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू।